गुड मॉर्निंग। जैसे अपन ने लास्ट टाइम सेमी सर्कुलर रिंग का फाइंड किया था, वैसे ही क्वार्टर सर्कुलर रिंग का फाइंड कर सकते हैं, डिस्क का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक डिस्क का बता देता हूँ। डिस्क का मैं एक डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं आगे सबका फॉर्मूला लिख लूंगा, तो थोड़ा तुमको आइडिया लग जाएगा डिस्क होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर थिन डिस्क, फॉर यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर थिन डिस्क। थिन इसलिए ले रहे हैं कि अपन सरफेस मास डेंसिटी यूज करेंगे, वरना वॉल्यूम आ जाता। ये एक डिस्क है, ये यूनिफॉर्म है, तो इसकी मास डेंसिटी सिग्मा है। मास डेंसिटी क्या है? ये क्या है? सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। एक्स वाई। अब यहाँ पे अगर सरफेस मास डेंसिटी देखो तो देखो ये एक्सेस है, इसके अबाउट इस साइड जितना मास होगा इस साइड भी उतना ही मास। इसका मतलब ये जो एक्सेस दिख रहा है आपको, इसके अबाउट यहाँ पे क्या है? सिमेट्री। तो जहां पे सिमेट्री आती है, अगर y एक्सिस के बोर्ड सिमेट्री है तो x cm 0, x एक्सिस के बोर्ड अगर सिमेट्री होगी तो y cm 0। तो ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री x cm 0 हो जाएगा। ड्यू टू सिमेट्री x cm की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ड्यू टू सिमेट्री x cm इज 0। अब मुझे y cm फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? y cm। तो YCM जब भी फाइंड करेंगे तो ये जो डिस्क है उसका बेसिक एलिमेंट क्या है? सेमी सर्कुलर डिस्क है। इसका बेसिक एलिमेंट क्या होगा? बेसिक एलिमेंट ऑफ दिस सेमी सर्कुलर डिस्क बताइए। बेसिक एलिमेंट ऑफ दिस सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग होगा। क्या होगा? सेमी सर्कुलर रिंग। तो सेमी सर्कुलर रिंग लेते हैं, यहां से आर डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे क्या किया? इसका मास, अगर मास के टर्म्स में लिखेंगे तो m और रेडियस r है, राइट? मास m, रेडियस r। तो ये r डिस्टेंस पे क्या किया? एक सेमी सर्कुलर रिंग लिया, तो सेमी सर्कुलर रिंग ऐसा दिखेगा। और इसका कुछ थिकनेस भी लेना पड़ेगा, राइट? क्यों थिकनेस ले रहे हैं? क्योंकि मास आएगा एरिया में, तो एरिया कंसिडर करने के लिए थोड़ा थिकनेस लेना पड़ेगा। तो ये r डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का एक क्या ले लिया? सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया। यही है एलिमेंटल सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर रिंग, एलिमेंटल सेमी सर्कुलर रिंग ये। तो सबसे पहले इसका मास देख लेते हैं। तो मास क्या आ जाएगा? मास ऑफ एलिमेंटल सेमी सर्कुलर रिंग डीएम हो जाएगा। और डीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा इंटू एरिया, राइट? डीए, सिग्मा इंटू एरिया, उसको डीए बोलेंगे अपन। तो डीएम इक्वल्स टू सिग्मा। डीए क्या होगा? अगर ये पूरा रिंग होता तो इस वाले, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, जो विड्थ दिख रहा है डी आर, उस वाले पोर्शन का एरिया कितना होता? 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर। ये हाफ है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका हाफ हो जाएगा। कितना होगा? पाई आर डी आर, पाई आर डी आर। तो डीएम हो गया। तो वाईसीएम कैसे फाइंड करेंगे? अब वाईसीएम मुझे फाइंड करना है, तो वाईसीएम क्या होता था? डीएम इंटू वाई अपॉन डीएम, राइट? तो डीएम की वैल्यू क्या है? सिग्मा पाई आर डी आर। अच्छा, वाई क्या लेंगे? वाई क्या होगा यार? वाई क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास।
y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। डीएम मास किसका है यहाँ, इस सेमी सर्कुलर रिंग का। तो सेमी सर्कुलर रिंग का y कोऑर्डिनेट कंसीडर करना है। तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, तो 2r/पाई। कहाँ पे होता है, 2r/पाई। y क्या होता था, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम मास। डीएम मास यहाँ पे किसका डीएम मास ले रहे हैं अपन, तो सेमी सर्कुलर रिंग का। तो इस सेमी सर्कुलर रिंग का अगर रेडियस r है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2r/पाई। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2r/पाई। लास्ट लेक्चर में डिराइव किया है 2r/पाई। ये हो जाएगा सिग्मा पाई r dr, है ना। तो यहां से अगर मैं यहाँ से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, 2 सिग्मा बाहर ले लेता हूं मैं, ये हो जाएगा r² dr, r वेरीज फ्रॉम 0 to r, राइट। यहाँ से सिग्मा पाई r dr, r वेरीज फ्रॉम 0 to r। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू सिग्मा सिग्मा कैंसल आउट हो जाएगा, 2/पाई, ये हो जाएगा r³ 0 to r, और ये हो जाएगा r²/2 0 to r, 0 to r। तो यहां से YCM की वैल्यू क्या आ रही है, YCM आ जा रहा है आपका 2r³ 3 पाई इंटू r²/2, r² सॉरी 2/r², 2/r²। तो यहां से देखिए r² से r² जाएगा तो YCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4r/3 पाई। YCM की वैल्यू क्या आ गई, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। क्लियर है। तो यहां से इसका मतलब ये अगर डिस्क है, ये x है, ये y है, इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई कर रहा होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 4r/3 पाई। मतलब इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है ये 0, 0 है, तो इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 4r/3 पाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4r/3 पाई, राइट। क्या होना चाहिए, 4r/3 पाई। नोट कर लीजिए। आगे सिर्फ मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करना है, राइट। नोट कर लीजिए इसको। सर वो जो हमने 2r/पाई निकाला था, दैट वाज तो फॉर थिन रिंग नो, जिसमें हमने उसका कोई थिकनेस को कंसिडर किया ही नहीं था। यहाँ पे अरे तो भाई साहब, थोड़ा थिकनेस यहाँ थिकनेस पे भी, थिकनेस क्यों कंसिडर किया जा रहा है, उस चीज को समझो। यही चीज है ना, तुमको हमेशा पीएचडी करना होता है, प्रॉब्लम यही है। अभी तक तुम समझ नहीं पा रहे हो कैसे क्या करना है नहीं करना है, दिक्कत यही पे आ जा रही है। ये बताओ, ये रिंग लिया, ठीक है, तुम इसको r+dr लिख लो ना यार, लिख लो कि सर इसका जो रेडियस होगा r+dr, लिखो ना यार r+dr, तुमको इतना डाउट आ रहा है, ऐसा लिख लो r+dr। ठीक है, r+dr की रिंग मान लो, या नहीं तो इसका सेंटर यहाँ पे अज्यूम कर लो, मिड में रिंग बना लो, तो सेमी सर्कुलर रिंग बन जाएगा। उसका क्या लिखोगे, 2r+dr/पाई लिख दोगे, राइट। बट dr इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो r+dr अगर कहीं पे लिखा हुआ है आप उसको लिख सकते हैं यार, ओके ओके। बिकॉज dr इज वेरी स्मॉल, तो उस चीज को नेग्लेक्ट करना है, क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। अच्छा ओके।
सर बोलो क्या डाउट। सर आपने ये सेकंड पार्ट जो है ना, लोअर पार्ट का, तो राइट हैंड साइड, उस पर सर आपने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? आपने जो कैंसिल किया था उसके बाद, क्या हो सकता है? सर इज इट टू सर? यहाँ पे यहाँ पे तुम देखो ना यार, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो देखो क्या अच्छा, होगा, ओके ओके सर, टू टू बाई है सर। पाई आर क्यूब बाई थ्री, तो इसको लिख दिया 2r³ बाई 3 पाई। ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 2/r², तो ये हो गया 2/r²। सर सर वो फिगर में 4r के 4r अपॉन क्या राइट साइड में सेंटर ऑफ मास के उधर cm 0 का नीचे ये है 0 0, वहां नहीं सर, ये हो वहां गया नहीं सर, राइट साइड पे, राइट साइड। अरे ये 0 0 है, ये हो गया सेंटर ऑफ मास। यही बोल रहे हो ना, इस कोऑर्डिनेट के बारे में बोल रहे हो ना तुम? हाँ, उसका y कोऑर्डिनेट में क्या लिखा आपने? 4r अपॉन। क्या हो सकता है ये बताओ। सर वो एक्चुअली पेन का इंक लग गया तो फिर समझ नहीं नहीं आ नहीं, रहा। एक वेट ना यार, पेन का इंक क्या लग गया? उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है क्या? ये क्या लिखा हुआ है, एक बार रीड करना तुम। 4r अपॉन 3 पाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4r/9 पाई हो जाएगा कि 3 पाई रहेगा? 3 पाई सर, तो वो फिर पाई, वो पाई थोड़ा आर लग रहा है इसलिए अरे पूछा। मेरे भाई, पाई आर लग रहा है, कुछ लग रहा है, यहाँ पे देखो ना यार, 4r/3 पाई लिखा है, तो ऑब्वियस है ना यार, ये 4r/3 पाई होगा। नोट कर लिया इसको? यस सर। यस सर, डन। एक साइड लिखेंगे, मैं ऐसे डायरेक्ट अब लिखूंगा, शेप ऑफ द बॉडी, और यहाँ में इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फर्स्ट, ये सब यूनिफॉर्म रहेगा राइट? ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज, ये ऐसा साइड में लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म है। सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, एक्स अज्यूम कर रहे हैं, इसको वाई अज्यूम कर रहे हैं, ये 0 0 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई कर रहा है राइट। और इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 0 2r/पाई, इसका मास है, रेडियस r। मतलब यहाँ पे XCM की वैल्यू 0, इस जो फिगर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो XCM 0 और YCM हो जाएगा आपका 2r/पाई। सेकेंड, क्वार्टर सर्कुलर रिंग, क्वार्टर सर्कुलर रिंग, ये ऐसा रिंग है, क्वार्टर सर्कुलर है, x y, रेडियस r, ये 0 0 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे कहीं इस साइड लाई कर रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा, XCM लिख देता हूँ मैं, XCM होता है 2r/पाई,
and YCM is also 2r by pi. XCM भी 2r by pi होता है और YCM की वैल्यू भी क्या होती है 2r by pi होती है। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे अपन ने पहले सॉल्व किया है वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड, सर यस सर, तो ये सब रिजल्ट्स है ना, बस याद रखना है इन सबको। यस ओके। यस। सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, ये x है, ये y है, 0 0 सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट जो होता है अभी जस्ट डेराइव किया है 4r बाय 3 पाई, 4r बाय 3 पाई। फोर्थ, क्वार्टर सर्कुलर डिस्क, क्वार्टर सर्कुलर डिस्क, क्वार्टर सर्कुलर डिस्क, एक से ये y है, 0 0, रेडियस r है वो समझ में आ जाना चाहिए, है ना। रेडियस जो है वो r है, वो क्लियर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है। तो सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो इसका जो XCM है वो है 4r बाई 3 पाई, YCM जो है वो भी होगा 4r बाई 3 पाई, 4r बाई 3 पाई। फिफ्थ, हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर। ये x है, ये y है, इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई करता है, रेडियस इसका r है। तो इसका जो XCM होगा ये 0 हो जाएगा। वो समझ में आ रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग XCM 0 लिख रहे हैं। YCM जो होता है इसका ये होता है r/2, क्या होता है r/2। या कहीं पे ऐसा भी लिखा होगा हॉलो हेमिस्फीयर या स्फेरिकल शेल, थिन थिन स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल, शेल, कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है। इसको भी डेराइव कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डेराइव नहीं कर सकते। सॉलिड सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। ये x है, ये y है, सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई कर रहा है, XCM 0 and YCM is 3r by 8, 3r by 8। r by 8। सेवेंथ, हॉलो कौन, हॉलो कौन, इसकी हाइट h, इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई करता है
तो यहाँ से ये डिस्टेंस जो होता है, देख लो यहाँ से अपेक्स से इस सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है, मैं इससे बात कर रहा हूँ, और फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है h/3 और ये होता है 2h/3। कभी आपको बेस से पूछा जाएगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बेस, ये कुछ है ना, कुछ वैल्यू गिवन होगी, आपको कुछ फाइंड करना होगा, और इस अपेक्स से इसकी वैल्यू कितनी होती है 2h/3। अपेक्स से इसकी वैल्यू कितनी होती है 2h/3। अगर मैं इसको x अज्यूम कर लूँ, इसको y अज्यूम कर लूँ, तो xcm को तो मैं 0 लिख दूंगा और ycm को लिख दूंगा h/3। ycm क्या हो जाएगा h/3। किसी ने इसको रिवर्स कर दिया, मतलब इन्वर्टेड कोन है, इन्वर्टेड कोन होगा तो उस केस में अगर मैंने इसको 0 0 लिया, ऐसा ड्रॉ कर दिया, सपोज इस टाइप से ऐसा ड्रॉ कर दिया, इसको 0 0 लिया, तो उस केस में xcm 0, ycm हो जाएगा 2h/3। क्या हो जाएगा 2h/3। बट यहाँ पे ऐसा है, तो ये समझ लेना है कि बेस से इसका सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा, h/3 पे होगा, क्योंकि देखो इस पोर्शन में ज्यादा मास होगा, राइट। यहाँ पे इसका जो एरिया होगा, ये वाला सरफेस एरिया, वो ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस है मास इस साइड ज्यादा है, इस साइड मास ज्यादा थोड़ी है, मास इस साइड ग्रेटर है, इसलिए इसकी वैल्यू सेंटर ऑफ मास इस साइड लाई कर रहा होगा, h/3 पे लाई करता है, और ये 2h/3 पे लाई करता है। अगर मुझे सपोज इसको प्रूव करना होता, तो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट लेता, तो एलिमेंट क्या होता, कल एक बार नोट कर लो, लास्ट में बताता हूँ इसको। सर वो हॉलोस्फीयर में जो नीचे का जो पाई आर स्क्वायर वाला एरिया है वो नहीं होता ना, मतलब नहीं नहीं नहीं, वो क्यों रहेगा, ओके है ना, हॉलो में सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा, कर्व्ड वाला, है ना, ये नहीं रहेगा। ओके सर। सर वो हेमिस्फीयर में है, स्मॉल एलिमेंट विल टेक एज लाइक स्मॉल हेमिस्फीयर ना, जैसे सेमी सर्कुलर में किया था। इसमें इसमें हाँ हाँ, इसमें स्मॉल एलिमेंट हम स्मॉल यस हेमिस्फीयर लेंगे, जैसे यस सेमी सर्कुलर।
हाँ सेमी सर्कुलर यहाँ पे हेमिस्फेयर, हॉलो हेमिस्फेयर आ जाएगा, है ना। विड्थ उसका कुछ थिकनेस का अज्यूम कर लेंगे। क्यों थिकनेस अज्यूम कर रहे हैं? बिकॉज ये सॉलिड है, तो सॉलिड में जब भी मास आएगा वॉल्यूम में आएगा, इसीलिए उसका कुछ थिकनेस कंसिडर करेंगे, राइट। यस सर। सर और बट हॉलो इसमें में? हॉलो में क्या आएगा? रिंग आएगा। क्या आएगा? रिंग। समझो ना, यहाँ पे एक रिंग है, फिर यहाँ पे 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 रिंग है, राइट। यस सर। डिक्रीजिंग रेडियस का रिंग है यहाँ पे, समझो। तो यहाँ से ओके। क्या किया, थीटा एंगल पे डी थीटा का एलिमेंट लिया, तो यहाँ पे अपने को एक स्मॉल सा एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसा मिलेगा क्या? यस सर, डीएल लेंथ ना? हाँ डीएल लेंथ का। अब इसको उसी को एलिमेंट बना लो, और ऐसा इस टाइप से, इस टाइप से, तो देखो ऊपर में एक रिंग मिलेगा। समझ रहा है क्या? डीएल वाले पार्ट से जिस हाँ। एक रिंग मिलेगा जिसका थिकनेस क्या होगा, जिसका थिकनेस डीएल होगा, डीएल की वैल्यू आर डी थीटा हो जाएगी। सो सरफेस एरिया सिर्फ लिया, उसका थोड़ा डीएल लेंथ ले लिया। यस। ओके सर। अब इसका सेंटर ऑफ मास अपने को पता है, राइट। यहाँ पे होगा, रिंग है तो रिंग का तो सेंटर पे ही होगा ना, सेंटर ऑफ मास। यस यस। तो अब वहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक्स सी एम तो जीरो ही है, वाई सी एम क्या होगा, वहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। डीएम इंटू वाई अपॉन डीएम, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू वाई अपॉन डीएम। तो डीएम तो पहले फाइंड कर लेंगे। कैसे आएगा डीएम? सिग्मा इंटू एरिया, सरफेस पे मास है ना, तो सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा, और एरिया क्या होगा? 2 पाई आर डी आर। आर किसका? इसका रेडियस, राइट। डी आर क्या? इसका थिकनेस। डी आर क्या? इसका थिकनेस। और वाई सी एम यहाँ से आएगा, इसका सेंटर यहाँ पे है, यहीं पे सेंटर ऑफ मास है, तो इस डीएम मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका वाई। ये क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। यस। सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई सी एम एज आर बाई 2। नेक्स्ट लिखेंगे सॉलिड को। शेप ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ COM, सॉलिड, सॉलिड कौन? ये डिस्टेंस जो है वो h, तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ ये x है और ये y है। इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई कर रहा है। ये डिस्टेंस जो होता है वो होता है 3h/4, और ये डिस्टेंस जो होता है वो होता है h/4। हमेशा दोनों में कंफ्यूजन होगा कि हॉलो का क्या होता है, हॉलो कौन का क्या होता है, सॉलिड का क्या होता है। तो इतना समझ लेना कि अगर ये सॉलिड है तो मास इस साइड जो है हॉलो वाले पार्ट से मास ज्यादा होगा इसमें, इस साइड, राइट। बेस के टुवर्ड्स जो है मास होलो के कंपैरिजन में अगर आप बात करोगे तो इसमें ज्यादा होगा। होलो से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास इस बेस के टुवर्ड्स लाई करना चाहिए। तो इसमें h/4 होगा और उसमें h/3 होगा, मतलब इसमें सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कम होगी बेस से, और उसमें इससे ग्रेटर होगी। तो h/3 और h/4 तो आप लर्न कर लोगे, बट कहीं ना कहीं वो मिस हो जाएगा। कभी सॉलिड का हॉलो में चला जाएगा, हॉलो का सॉलिड में चला जाएगा। तो लर्न ऐसा करना है कि ये सॉलिड है तो मास इसके बेस में ज्यादा होगा, राइट, एज कम्पेयर टू हॉलो। तो मास इस साइड ज्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास भी बेस के टुवर्ड्स ही लाई करना चाहिए। तो टुवर्ड्स लाई करेगा तो वैल्यू क्या होगी? h/3 h/4, तो h/4 होगी, है ना। टुवर्ड्स है तो h/4 इज स्मॉलर देन h/3, तो h/4। मतलब अगर मैं इसको x अज्यूम कर रहा हूँ ये y, तो xcm 0 हो गया, और ycm की जो वैल्यू हो गई वो h/4। बेस से h/4 है तो अपेक्स से कितना है? 3h/4। अपेक्स से कितना है? 3h/4।
ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रॉइड पे लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा? उसके सेंट्रॉइड पे लाई करेगा। कहीं यहाँ पे लाई करेगा, सेंट्रॉइड पे लाई करेगा जनरली, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास जो होगा lies at the centroid of triangular plate, अगर ये ऐसा होता, जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं, ये ऐसी ट्रायंगुलर प्लेट है, साइड लेंथ है ये भी एल है, राइट, और ये भी मैं एल अज्यूम, ये एल एल इतना ही अज्यूम करो ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलेटरल भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे लाई करेगा, और मैं इसको अगर बी अज्यूम कर लूं, लेट्स से इसकी हाइट बी है और मैंने इसको एक्स लिख दिया और ये वाई है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो अगर मैंने बी लिख दिया है, राइट, ये बी है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा b/3, b/3। सेंटर ऑफ मास का ये डिस्टेंस क्या होगा? b/3 होगा, जस्ट लाइक हॉलोकोन। इसका यूज करके आप हॉलोकॉन बना सकते हैं। हॉलोकॉन टाइप का ही अगर साइड से देखोगे हॉलोकॉन को ऐसा ही ट्रायंगल दिखेगा, राइट। तो ये b/3 मतलब एक्सीएम की वैल्यू 0, YCM की वैल्यू b/3, हाइट b है तो ये b/3 हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए आप। सर वो ट्रायंगुलर प्लेट है ना? यस यस ट्रायंगुलर प्लेट ही है, ट्रायंगुलर प्लेट, और ये सॉलिड कोन, ये ट्रायंगुलर प्लेट। देखो किसी को अगर सपोज ये कौन है, अगर हॉलो कौन है, इसको प्रूव करना होगा तो कैसे करना है, मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ। ये कैसे आ रहा होगा, यहाँ पे क्या एलिमेंट लेना है, ये हॉलो है, कैसे बना होगा पहले समझो। ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की रिंग है, उससे एक कौन बनेगा। तो अगर मुझे यहाँ पे एलिमेंट लेना होगा ना, बेसिक एलिमेंट इसका रिंग होना चाहिए, तो एक रिंग ले लिया ऐसा, यहाँ पे r रेडियस का मैंने एक रिंग ले लिया, राइट।
बट इसका मैं थिकनेस भी कंसिडर करूंगा। थिकनेस का मतलब ये ऐसा रिंग लूंगा मैं, इस टाइप से। रेडियस तो सेम रहेगा, रेडियस तो सेम रहेगा, बट इसका कुछ थिकनेस मतलब ये ऐसा। ये सपोज अगर मैं कौन अज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ से तो रिंग ले ही रहे हैं, बट ये भी ले रहे हैं, मुझे इतनी थिकनेस मिले, ये भी ले रहे हैं, राइट? ऐसा इस पे ये वाला मिले मुझे, तो एक रिंग ले लिया जिसका कुछ थिकनेस है। थिकनेस किस सेंस में आप बात कर रहे हैं? आप उस सेंस में बात कर रहे हैं कि जैसे ऐसा रिंग बना दिया, तो कुछ ऐसा है ये रिंग, इस टाइप से, समझ रहे हैं क्या? यस सर। हाँ, तो वैसा रिंग है। तो ये एलिमेंट ले लिया, अब इसका डीएम मास फाइंड करेंगे, डीएम मास फाइंड करके सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे वाईसीएम में, आंसर आ जाएगा जो भी आना है। तो ये एलिमेंटल रिंग है, एलिमेंटल रिंग। तो उससे सॉल्व होगा ये। अगर मैं सॉलिड कोन की बात करूं, सॉलिड कोन, तो सॉलिड कोन की अगर अपन बात करेंगे, तो सॉलिड कोन में क्या है, ये ऐसा है। ये किससे बना होगा? ये सॉलिड है, राइट? डिस्क। डिस्क से बना होगा। यहाँ पे डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है। तो जब इसको सॉल्व करना होगा तो इसका बेसिक एलिमेंट डिस्क ही आएगा। तो मैं यहाँ पे एक डिस्क लूंगा ये। फिर जबकि यहाँ पे मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? वॉल्यूम में, वॉल्यूम में है, तो इसका कुछ थिकनेस आना चाहिए, इसीलिए मैं ऐसा कुछ लूंगा डिस्क जिसका कुछ थिकनेस है। रेडियस तो आर रहेगा, थिकनेस डी आर है ना। तो यहाँ पे अगर मुझे एरिया फाइंड करना होगा, एरिया डी ए लिखूंगा। तो ऐसे समझो, अगर मुझे डी ए लिखना है, इसका एरिया लिखना है, राइट? तो 2πr dr, यहाँ पे तो डायरेक्ट आ जाएगा 2πr dr, 2πr dr। अगर मैंने उसको dr कंसिडर किया तो वो 2πr dr हो जाएगा, राइट? ये वाला dr, या y कंसिडर किया, यहाँ से y डिस्टेंस ले लिया, या यहाँ से ऐसा y डिस्टेंस ले लिया और dy पे ले लिया, इसका थिकनेस dy कंसिडर कर लिया, ये dy लिख देंगे, राइट? बिकॉज ये जो थिकनेस आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। पहले क्या होता था समझो, पहले जो अपन लेते थे r, ज्यादा dy बेटर है, r लेते थे, ऐसा होता था, थिकनेस भी r के डायरेक्शन में ही होता था। एक सर्कल है, उसके आगे का सर्कल जिसका रेडियस क्या हो जाएगा? r प्लस डी आर। इसका रेडियस क्या हो जाता था? r प्लस डी आर। अभी जो यहाँ दिख रहा है आपको, इसका रेडियस r प्लस डी आर नहीं है, सबका रेडियस r ही है। ये ऐसा है, यहीं पे है थिकनेस, बट ये जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इसके अलोंग ले रहे हैं। ये बता रहा था यहाँ पे, ये इसके अलोंग ले रहे हैं, इसके अलोंग, इसके अलोंग ले रहे हैं, तो इसलिए y डिस्टेंस पे dy लिया। तो लिखोगे 2πr dy। क्या लिखोगे? 2πr। जैसे यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं y डिस्टेंस पे, यहाँ से y डिस्टेंस पे, या यहाँ से जहां पे से भी कंसिडर करना है, y डिस्टेंस पे dy ले लिया, थिकनेस इसका। तो वॉल्यूम जब लिखोगे इसका dv लिखना पड़ेगा। तो जब वॉल्यूम लिखेंगे तो इसका एरिया कितना होगा? ये वाला एरिया पाई स्क्वायर हो जाएगा, और थिकनेस कितना है? dy। तो पाई स्क्वायर dy, पाई स्क्वायर dy। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे तो दो वेरिएबल आ रहा है, एक r भी वेरिएबल है, एक y भी वेरिएबल है। यहाँ पे भी r भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सॉल्व करने के लिए ये ऐसा है, राइट? ये मान लो r है, मैंने इसको y अस्यूम कर लिया, और ये वाला डिस्टेंस l है, ये तो गिवन होगा l, और ये डिस्टेंस r है। ये गिवन है, ये गिवन है, ये अननोन है, ये अननोन है। तो देखो दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक ऐसा ट्रायंगल दिखेगा और एक ऐसा ट्रायंगल दिखेगा, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। दोनों कैसा ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल है। तो l by r इक्वल्स टू y by r। तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y और r। r को, y को लिख दो r के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा l by r into r। तो यहाँ से यू कैन से dy इक्वल्स टू l by r तो कांस्टेंट है, इंटू dr। तो dy को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा, राइट? तो एक ही वेरिएबल बनेगा। क्या बनेगा? एक ही वेरिएबल बनेगा, नोट कर लो। आपको जो रिजल्ट है ना, सिर्फ उसको लर्न कर लेना है, रिजल्ट ही काम आने वाला है, और कुछ काम नहीं आएगा आगे।
सिर्फ जो रिजल्ट बताया है उसको आपको लर्न कर लेना है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए बस। सर का इनिशियल ओवर पार्टी हो गया था ना कॉपी। तो ये आपका एलिमेंटल डिस्क, एलिमेंटल। सर ये आपने जो प्रूव किया है उसे लिखने का जरूरत नहीं है ना? नहीं कंपलसरी नहीं, नोट करना है कर लो, नहीं करना है मत करो। सिर्फ क्या लर्न करना है, ये वाली चीज लर्न होनी चाहिए कि पोजीशन क्या होता है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिर्फ ये पता होना चाहिए। तो लिमिट्स लगाएंगे तो कहाँ से लगाएंगे भाई आर के लिए? अगर वेरिएबल तुम आर लिख रहे हो, वेरिएबल तुम आर लिख रहे हो, तो ये बताओ ये वाला डिस्क, ये रिंग जो ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं? ये रिंग यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, राइट? यस सर। तो जब ये यहाँ पे ये रिंग होगा तो रेडियस 0 होगा, जब यहाँ पे रिंग होगा तो रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा, तो 0 to r जाएगा रेडियस। लेकिन किसी ने इसको y के टर्म्स में लिखा, r को रिप्लेस कर दिया, सपोज y के टर्म्स में लिखा। अगर y आप इस साइड ले रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, y के टर्म्स में लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, y कहां से कहां तक वैरी करेगा? जब ये एलिमेंट यहाँ पे लिया तो y 0, जब ये एलिमेंट यहाँ पे लिया तो y l। तो y के टर्म्स में लिखेंगे तो लिमिट 0 to l तक वैरी करेगा, और अगर रेडियस के टर्म्स में लिखा तो लिमिट 0 to कैपिटल R वैरी करेगा, 0 to कैपिटल R। सर y इज द लेंथ ना, तो नीचे के लिए तो 0 होगा। और अरे भाई साहब y ये कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं क्या? अरे यहाँ से कंसिडर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y। यस यस। तो अगर ये एलिमेंट यहाँ पे होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 अगर ये एलिमेंट यहाँ पे होगा तो y की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल y l। l ओके। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? 0 to l। तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ओके, मुझे लगा था बेस से y ले लेते। सर जो एलिमेंटल डिस्क है वो हम लोग रिंग जैसे वो ऊपर वाला डी वाला ले रहे हैं कि जैसे हम पहले थे आर वाला डी आर वैसा लेंगे? ये समझा क्या ये वाला पार्ट? ये हाँ वाला लर्न कर लेना बस, इनफ। फालतू का टाइम जो है इन सब डिस्कशन में देने का मतलब नहीं है, कहीं आएगा ही नहीं। वो तो मैं ऐसे बता रहा था, मुझे बताना भी नहीं चाहिए था वो। यस Yes, sir, done. Thank you. नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर। अब देखो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करना है, कोई भी कंबाइंड स्ट्रक्चर है उसको, उसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे? तो ऐसे एक एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, सपोज ये एक डिस्क ले लिया और ये भी एक डिस्क ले लिया। रिंग भी हो सकता है, राइट? रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डिस्क है, ये डिस्क है। स्क्वायर भी हो सकता है, कोई स्क्वायर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, राइट? अब इसकी जो मास डेंसिटी है
इसको मैं लिख देता हूँ सिग्मा 1, और इसकी जो सरफेस मास डेंसिटी है वो सिग्मा 2। इसका जो रेडियस है ये r1 है, और इसका जो रेडियस है वो r2 है। वो क्या है? r2। तो जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन हो, या दोनों का सिग्मा सेम भी हो सकता है, मैं यहाँ पे डिफरेंट ले रहा हूँ, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास बोलो, सिग्मा इक्वल भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे कंबाइंड स्ट्रक्चर होगा, एंड आपको ऐसे केसेस में यू हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ इच बॉडी। सेंटर ऑफ मास ऑफ इच बॉडी वो आपको फाइंड करना है। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये फाइंड कर लिया। सेकेंड आपको मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मास। इसका m1 जो होगा, मास जो होगा m1 सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा 1 इंटू पाई r1 स्क्वायर। m2 को आप क्या लिखोगे? सिग्मा 2 इंटू पाई r2 स्क्वायर। तो यहां से मास आ गया। मास समझ में आ रहा है क्या? सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा क्या होता था? m बाई एरिया, राइट? मास अपॉन Yes, sir. एरिया। तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू एरिया, ऐसा लिख दिया। अब क्या किया? अब देखो, जैसे आपने आइडेंटिफाई किया इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, आप क्या करोगे? इसका सेंटर ऑफ मास आपने आइडेंटिफाई किया यहाँ पे, मतलब पूरे मास को क्या इस पॉइंट पे अज्यूम कर सकते हैं? तो अज्यूम कर सकते हैं। इसके पूरे मास को इस पॉइंट पे अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। तो ये आपका C1 हो गया, ये C2 हो गया। अब इसको हटा दिया मैंने, अब पॉइंट मास बना दिया। क्या बना दिया इसको? पॉइंट मास। अपने को पता है सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट मास है, तो यहाँ पे अज्यूम कर लिया, ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, पॉइंट मास बना दिया। अच्छा, डिस्टेंस कितना है इसके सेंटर के बीच का? ये डिस्टेंस आएगा। ये डिस्टेंस कितना है? R1 r1 plus प्लस R2. r2। तो ये डिस्टेंस r की जो वैल्यू है वो हो जाएगी r1 प्लस r2, r1 प्लस r2। तो अभी जो ये 2 पॉइंट मास हो गया इसका सेंटर ऑफ मास का, यहाँ पे लाई कर रहा होगा सपोज, तो आप फाइंड कर सकते हैं, ये r1 है, ये R2 है। आप फाइंड कर सकते हैं R1 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू क्या होगी। अपने को पता है R1 क्या होना है। अगर यहां से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करना है M1 से, तो मैं क्या लिखूंगा? M2 अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 इनटू टोटल डिस्टेंस R। तो यहां से M2 की वैल्यू पुट कर देना है आपको, और R की वैल्यू पुट कर देनी है आपको, R1 प्लस R2। सिमिलरली एंड R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? M1 बाय M1 प्लस M2 इंटू R, राइट? यहाँ पे तो टू पार्टिकल्स है, तो इजीली ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया, राइट? इजीली ऐसा फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। मोर देन 2 पार्टिकल्स होगा तो क्या करेंगे? अगर मोर देन 2 पार्टिकल्स होगा तो उस केस में सपोज पार्टिकल यहाँ पे है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, m1 m2 m3 ऐसे आ रहे हैं, तो उस केस में आप कोऑर्डिनेट्स लिख लो। क्या लिख लो? कोऑर्डिनेट्स ज्यादा बेटर है। इसको 0 0 अज्यूम कर लिया, तो ये कुछ यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा, तो हो जाएगा मान लो r1 0, इसको r2 0, राइट? इस टाइप से। और फिर XCM, फिर YCM। क्लियर है? तो पहले इंडिविजुअल पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लीजिए, उसको पॉइंट मास बना दीजिए, और उसको कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। XCM फाइंड कर लीजिए, YCM फाइंड कर लीजिए, Z कोऑर्डिनेट गिवन है, ZCM फाइंड कर लीजिए, ZCM फाइंड कर लीजिए। तो यही है सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड स्ट्रक्चर। नोट कर लो पहले। सर वो सेकंड में जो R1 R2 लिखा है वो रेडियस नहीं है ना, उसके अरे ऊपर ऐसे जो रेड में। डिस्टेंस, सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ऐसा ओके यहाँ से यहाँ तक R1, यहाँ से यहाँ तक R2, ये ओके ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे सर्कल डिस्क यही सब होगा, कुछ भी हो सकता है, वो ओके। कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा अज्यूम कर लिया यहाँ पे।
कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, देखते हैं क्या होता है। ये एक स्क्वायर है और ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट। ये ट्रायंगुलर प्लेट है, इसका जो साइड है वो ए है। साइड क्या है? ए। ये डिस्टेंस एल है, ये बी एल है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? ए। इजी कैलकुलेशन के लिए मैं ए ले रहा हूँ, इसको नहीं भी एल लिखेंगे तो चलेगा। एल तो आई थिंक आएगा नहीं, शायद आ जाएगा क्या एरिया में? नहीं आएगा, इसको आप हटा दो, एल हटा दो, नहीं आएगा, एरिया में भी नहीं आएगा। सिर्फ ये लिखना, ये डिस्टेंस, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से इस पे, ये ए है, और इसका साइड लेंथ है, मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। क्लियर है? इसकी ये जो ट्रायंगुलर प्लेट है, इसकी मास डेंसिटी सिग्मा और इसकी भी मास डेंसिटी सिग्मा, दोनों की मास डेंसिटी क्या है? सेम है। दोनों की मास डेंसिटी क्या है? सेम है। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, ए, बी, सी, डी, ई। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए। स्क्वायर प्लेट है, एक ट्रायंगुलर प्लेट है, दोनों का सेंटर ऑफ मास अपने को पहले से पता है क्या होता है। देखिए, फाइंड कीजिए और आंसर बताइए क्या है। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो क्या? सर सर तो वो सर सर तो सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। सर वो तो सेंटर ऑफ मास आइडेंटिफाई करके उसका सारा मास वहीं पे कंसंट्रेट कर देना है ना। यहाँ पे सिर्फ पोजीशन फाइंड करना है, राइट? नहीं नहीं, ए से, ऊपर वाला बोल रहा हूँ, ऊपर वाला नहीं, जो एग्जांपल दिए थे। हाँ, ओके सर। सेंटर ऑफ मास का मतलब भी तो वही होता है ना कि पूरे बॉडी का मास जो है वही उसी पॉइंट पे जो रहेगा, राइट? उसी पॉइंट पे यस सर। होगा। हाँ, बट अपने को सिर्फ पोजीशन फाइंड करना है बस, कि पोजीशन क्या हो सकता है, राइट? यस सर। सिग्मा 0, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। डिस्टेंस बताओ ना, डिस्टेंस ए से बोला है मतलब डिस्टेंस, या इसी को आप 0 0 अज्यूम कर लो, राइट? इसी को आप 0 0 अज्यूम कर लीजिए, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, राइट? तो सिग्मा 0 क्या, सिग्मा थोड़ी आएगा यार, सिग्मा तो कैंसल आउट हो जाना चाहिए। सिग्मा 0, सिग्मा का यूनिट देखो, डिस्टेंस के यूनिट के इक्वल थोड़ी है सिग्मा। फाइव ए बाय 6 आ रहा है, चेक कर लेते हैं।
सर अगर ट्राइंगल स्केलीन होगा तब भी उसका COM H/3 पे आएगा ना, लाइक A/3 या डिफरेंट? नहीं, सेंट्रॉइड पे ही होना है ना हमेशा। हमेशा किस पे होना है? सेंट्रॉइड पे होना है, राइट। तो यहाँ पे अब देखो, ये यहाँ से ऐसा दिख रहा है क्या? ये ऐसा मैंने ड्रॉ किया, ये ऐसा ड्रॉ किया, ये दोनों तो इक्वल ही दिखेगा ना, इक्वल ही होगा ना यहाँ पे, जैसा मैंने ड्रॉ किया है। इसीलिए मैं एल और एल कंसिडर कर रहा था, बट कहीं पे आएगा ही नहीं वो एल एंड एल, इसीलिए मैंने उसको हटा दिया। तुम लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है, ये भी एल है। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल इन टर्म्स ऑफ ए, राइट। सर तो वो गिवन है, बोथ आर इक्वल। अरे भाई साहब लिख लो। ट्रायंगुलर प्लेट लिख लो यार। यहाँ से ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, राइट। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा C1, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है। ये डिस्टेंस कितना होगा? A/3। ये डिस्टेंस A था तो ये A/3, और ये डिस्टेंस A/2, A/2, राइट। तो मैं पहले यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ और यहाँ से फिर उसमें ऐड कर दूंगा 2A/3, राइट। पहले मैं C1 से फाइंड कर लेता हूँ फिर ऐड कर दूंगा, या फिर कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। नहीं है तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो, 0 0, इसी को 0 0 अज्यूम कर लो, ये y है, ये x है, और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2A/3 0, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आपको जो सही लगे। मैं देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये C1 है और ये C2 है, इसका जो डिस्टेंस है वो A/3 प्लस A/2 है। ये कितना हो जाएगा? 5A/6, ये डिस्टेंस है। M1 की वैल्यू, इसका मास M1 है और ये M2 है। M1 की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा इंटू एरिया, तो हाफ A इंटू ए, तो सिग्मा A²/2। M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा इंटू A²। तो यहाँ से अगर आप सेंटर ऑफ मास देखेंगे, ये सेंटर ऑफ मास है, इस डिस्टेंस को मैं R1 अज्यूम कर लेता हूँ, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? M2/M1 प्लस M2 इंटू R, टोटल डिस्टेंस। तो R1 इक्वल्स टू M2 क्या है आपका? सिग्मा A², ये है सिग्मा A²/2 प्लस सिग्मा A² इंटू R इज 5A/6, 5A/6। तो R1 की वैल्यू सिग्मा A² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये हाफ प्लस 1 3/2 हो जाएगा, और ये 5A/6, ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू 5A/3 इंटू 6, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 5A/9। R1 से की वैल्यू कितनी आई? 5A/9। R1 से वैल्यू कितनी आई? 5A/9। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए, या डिस्टेंस मान लो, अभी पोजीशन फाइंड करना होगा तो वो भी देख लेंगे अपन। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए वाई कोऑर्डिनेट तो इसका 0 ही रहेगा, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये पहले से ये कितने डिस्टेंस पे? C1 2A/3, 2A/3 प्लस 2A/3 प्लस 5A/9, तो यहाँ से आंसर ये 9 हो जाएगा, 3 मतलब 6A प्लस 5A, तो आंसर 11A/9 आ जाएगा। अगर पोजीशन फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से COM फ्रॉम ए, अगर पोजीशन की बात कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट जो होगा, XCM जो होगा उसका, ये आएगा 11A/9, एंड YCM की वैल्यू 0 होगी, YCM की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि मैंने इसी को 0 0 एज्यूम कर लिया, इसी को 0 0 एज्यूम कर लिया, राइट। अगर आपने इसको 0 एज्यूम किया, 0 0, तो XCM की वैल्यू 11A/9, YCM इज 0। नोट कर लीजिए आप।
सर आपको पार्ट प्लीज। सर वो स्क्वायर वाला रिजल्ट हमको याद रखना है ना, लाइक एट अ ज्योमेट्रिकल सेंटर। नोट करके लिखाया था कुछ, नोट करके लिखाया था कुछ, इसका मतलब लर्न करने वाली चीज है तभी तो नोट करके लिखाया ना, वैसे भी समझ में आना ही चाहिए, यूनिफॉर्म है तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। ओके सर। ये ऐसा दिया हुआ है। ये ऐसा, ये ऑरिजिन है 0 0, ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है, ये इन मीटर। ये जो है वो कोई मेटल शीट है, मेटल शीट, थिन मेटल शीट, थिन है, ये पूरा थिन मेटल शीट है। इसका मतलब सिग्मा जो है वो यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी आएगी, थिन है मतलब इसके सरफेस पे मास होगा, सरफेस मास डेंसिटी आएगी। ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है, राइट। तो आपको बताना है लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ, locate the position of, locate the center of mass of, center of mass, center of mass of the piece, metal sheet. Locate the center of mass of metal sheet. देखो डायरेक्टली फाइंड करना टफ हो जाएगा, ऐसे ही देख के फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या करना है, ब्रेक कर दो, डिकम्पोज करो इसको। डिकम्पोज करने का मतलब है इसको एक बना लो, इसके इस साइड एक बना लो, इसके इस साइड एक बना लो, हर किसी का सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट फाइंड कर, क्या फाइंड कर लो, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर। फिर एक सी एम M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, वैसा आ जाएगा, वैसा आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लीजिए। ये भी मीटर में ही है, मीटर में आएगा, जरूरी नहीं मीटर में ही होना चाहिए, कंपलसरी नहीं है। सर जरूरी है क्या कि मतलब सारे सेंट्रल मासेस को एक ही लाइन में होना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब बोल दिया, ऐसा थोड़ी बोला मैंने। वहां पे तू कंसिडर किया, तारे कोऑर्डिनेट्स लिखो ना भाई साहब, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स लिखो, सर फिर x would be M1 x1 plus M2 x2 plus M3 x3 by M1 plus M2 plus M3 कर दो, सिंपल है। सर ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे तीनों के, उसको एक ट्रायंगल अज्यूम करके उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अरे CF का। नहीं भाई साहब, कहाँ पे ट्रायंगल, कहाँ पे क्या कर रहे हो, ये सब कहाँ से आ जा रहा है, ऐसा कभी बोला?
कॉन्सेप्ट समझो ना भाई साहब, इस पे क्यों जा रहे हो तुम कि सर आपने पहला तो वो बताया है। अरे वो बताया तो वहां पे कोऑर्डिनेट्स भी बताए, ये कोऑर्डिनेट्स लिखो। कहां से ऐसा ये सब आ जाता है कि सर ट्रायंगल बना ले इसको। ये ऐसा है राइट। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बना देता हूँ, ये एक हो जाएगा, ये 1, ये 2 और ये 3। 3 स्ट्रक्चर्स मैंने कंसिडर कर लिए। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, राइट। अब देखो, अगर मैं इसने इसको 1 कंसिडर किया है तो इसका सेंटर ऑफ मास ये 30 है, ये 20 है, ज्यादा ही हो गया, ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ यहीं पे लाई कर रहा होगा C1। इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे देखो, ये 10 है, ये 30 है, तो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा C2। और ये 10 है, ये 20 है, तो कहीं यहाँ पे 15 पे ही लाई कर रहा होगा, यहाँ पे लाई कर रहा होगा C3। तो C1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो। C1 के कोऑर्डिनेट्स क्या दिखेंगे आपको, C1 तो देखो ये 10 है, तो इसका सेंटर पे लाई कर रहा है, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का सेंटर अभी ये विड्थ 10 है, तो सेंटर 5 पे होगा। और ये हाइट कितनी है, 30 है, तो 15 पे होगा, तो x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 15। C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C2 यहाँ पे देखो, यहाँ से ये 10 पे आएगा, राइट, और ये 10 है तो ये 5 पे आएगा, बट मुझे यहाँ से देखना है, तो ये 10 है और ये 10 है, तो ये 20 x कोऑर्डिनेट 20 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा। समझो यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये वाला रेक्टेंगल बन गया ये। तो इस रेक्टेंगल में अगर आप देखो तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा होगा, क्योंकि ये 20 मीटर का हो जाएगा, तो ये 10 पे लाई करेगा, यहाँ से हाफ पे सेंटर पे लाई कर रहा होगा। तो ये 10 है और ये ऑलरेडी 10 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 20 होगा, y कोऑर्डिनेट तो 5 दिखेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो x में कितना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस 10 है, तो 10 है तो ये वाला डिस्टेंस 5 होगा, और ये वाला डिस्टेंस 10 होगा, तो C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। और y कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ, y डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 5 है, और यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो ये 25 हो जाएगा। ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, C1 ये आएगा, C2 ये आएगा, C3 ये आएगा, पहले ये बताओ यार। सर आपने फर्स्ट फिगर कौन सा दिया है? इसको मैंने ले लिया यहाँ से यहाँ तक, ओके सर। ये 1 लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक को 2 ले लिया और इसको 3 ले लिया। ओके सर। इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, यूनिफॉर्म है तो सेंटर पे होगा, कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर का यहाँ पे आएगा। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस डायरेक्शन में x कितना जाएगा, 5, ये 10 है तो 5 हो जाएगा, और ये इसका लेंथ जो है 30 है तो 15 हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 15, x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 15। अब यहाँ से देखो, ये भी एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये 10 है, ये 30 है, मतलब टोटल लेंथ 20 है, 20 है तो 10 पे लाई कर रहा होगा, और ये 10 है तो ये वाला डिस्टेंस 5 हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट तो 5 ही दिखेगा। x कोऑर्डिनेट यहाँ से कंसिडर करेंगे तो x हो जाएगा, ये ऑलरेडी 10 है, ये 10 है, तो 20 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा तो 5, तो 20 हो गया x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 5। अब यहाँ पे ये जो, इसको मैंने थर्ड अज्यूम कर लिया है, थर्ड स्ट्रक्चर है ये, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये देखो ये 10 है, ये 20 है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ये वाला डिस्टेंस 5 होगा, टोटल डिस्टेंस 10 है तो ये 5 होगा, और ये भी टोटल डिस्टेंस 10 है, ये भी टोटल डिस्टेंस 10 है तो ये भी 5 होगा, तो ये 5 है और ये 10 है, मतलब यहाँ से x कोऑर्डिनेट इसका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 20 है और ये 5 है, तो y कोऑर्डिनेट 25 हो जाएगा। ये बात आई समझ में किसी को? Yes, sir. अब मास फाइंड कर लेंगे अपन, m1 ये इसका m1 हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, तो ये मेटल है, शीट है, तो सबका सिग्मा तो सेम है, सिग्मा एरिया की वैल्यू क्या लिखोगे, इसका एरिया कितना आएगा, ये 10 है, ये 30 है, तो 10 इंटू 30, 300 सिग्मा। m2 की वैल्यू कितनी आएगी, m2 इसका आएगा
तो ये सिग्मा इंटू एरिया कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक 20 है और ये 10 है, तो 20 इंटू 10, तो 200 सिग्मा। इसका एरिया कितना आएगा M3, तो सिग्मा इंटू ये 10 है और ये भी 10 है, तो 10 इंटू 10, तो ये 100 सिग्मा आ जाएगा। मास भी फाइंड कर लिया। अब मुझे एक्सीएम फाइंड करना है। एक्सीएम क्या होगा यार, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 की वैल्यू कितनी है 300 सिग्मा, x1 क्या है, x1 ये है 5 प्लस M2 की वैल्यू 200 सिग्मा, x2 क्या है 20 प्लस M3 इज 100 सिग्मा, x3 क्या है 15 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। पहले इतना नोट कर लो यार, फिर आगे सॉल्व करते हैं। Sir, please show the question once. कहाँ पे थे जब उतना टाइम दिया था क्वेश्चन को कॉपी करने के लिए, तुम थे कहाँ पे, किचन में थे क्या? नेक्स्ट टाइम से नहीं दूंगा टाइम कॉपी करने का, ठीक है? उतना टाइम दिया है कॉपी करने के लिए, फिर बोल रहा है। Sir, done. यार प्लीज थोड़ा सा टाइम के इंपोर्टेंस को समझो यार। राइट आंसर है जिसका भी आ रहा है 35 बाई, आई थिंक सही आ रहा है 35/3 एंड 40/3, और जिसका 70/6 वो भी सही है। वो भी सही है 70/6 और 40/3। Sir, यस instead of making rectangles, I instead divided all the blocks into squares of 10/10. So करेक्ट, चलेगा चलेगा। Okay, देखो sir. इट टोटली डिपेंड्स ऑन, है ना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, मतलब तुम हो अभी ऑब्जर्वर, राइट? तो ये तुम पे डिपेंड कर रहा है कि तुम इसको स्क्वायर में चेंज करो, किस में चेंज करो, बट समझ में आ रहा है कि सॉल्व कैसे करना है। क्लियर, ये समझ में आना चाहिए। अब आप स्क्वायर में चेंज कर दिए, किसी में भी चेंज कर दीजिए चलेगा, मास भी सेम आ जाएगा। तुम सही बोल रहे हो कि सर स्क्वायर में अगर मैं 10 के स्क्वायर में चेंज कर दूं तो मुझे मास इक्वल आ जाएगा, तो मुझे ये फाइंड नहीं करना पड़ेगा दिस, मैं सबका मास सेम अज्यूम करके सिर्फ कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूंगा और डायरेक्ट मास वाला टर्म जो ये सिग्मा नहीं दिखेगा मुझे, डायरेक्ट मास एम 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 आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। वो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। सर आंसर क्या है? देख ले 35/3 35/3 है क्या सर? और एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी कुछ उसी टाइप से कुछ है, 40/3 है कुछ। देख लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है अपना एक्सीएम, तो ये हो जा रहा है 1500 सिग्मा प्लस ये आ जा रहा है 4000 सिग्मा प्लस ये 1500 सिग्मा अपॉन 600 सिग्मा। तो यहाँ से एक्सीएम की वैल्यू कितनी दिख रही है अपने को
बाय 600 सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन सिग्मा कैंसल आउट हो जाएगा, ये जाएगा ये जाएगा, 70/6 मतलब 35/3। एंड YCM को अगर फाइंड करना होगा तो क्या लिखेंगे, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 की जो वैल्यू है वो 300 सिग्मा इंटू Y1 इज 15 प्लस M2 इज 200 सिग्मा एंड Y2 इज 5 प्लस M3 इज 100 सिग्मा इंटू Y3 इज 25 अपॉन 300 सिग्मा प्लस 200 सिग्मा प्लस 100 सिग्मा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4500 सिग्मा प्लस 1000 सिग्मा प्लस 2500, ये 100 है राइट, 2500 सिग्मा अपॉन 600 सिग्मा। तो यहाँ से 8000 अपॉन 600 सिग्मा अपॉन सिग्मा कैंसल आउट होके 40/3 आएगा। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास जो आ गया अपना वो आ जाएगा 35/3 या 35/3 और 40/3, XCM ये YCM। नेक्स्ट लिखेंगे कैविटी प्रॉब्लम। आगे 2-3 चैप्टर में ये आएगा कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम अब समझेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। कैविटी प्रॉब्लम जैसे मान लो ये क्या बन गया यार, ये एक ऐसा डिस्क है, ये एक डिस्क है, कोई कैविटी बना दिया ऐसा। जरूरी नहीं कि सर्कुलर डिस्क ही रहेगा, सर्कुलर कैविटी भी रहेगी, ये कंपलसरी नहीं है, कैसा भी हो सकता है। ये कैविटी बना दिया, कैविटी बनाने का मतलब इस पोर्शन को रिमूव कर दिया राइट। ये जो है ये डिस्क है, उसमें से इस पोर्शन को रिमूव कर दिया, मतलब ये रिमूव हो चुका है ना। तो रिमूव जब कर दिया इसको, मतलब यहाँ पे अपने को कैविटी दिखेगी, यहाँ पे अपने को क्या दिखेगी, कैविटी दिखेगी, और इस पूरे सरफेस में मास दिखेगा, बट यहाँ पे कोई मास नहीं होगा राइट। तो जब भी कैविटी प्रॉब्लम आता है तो उसमें आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। अगर पूरा पोर्शन होता, कोई कैविटी नहीं होती, तो इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करता, यूनिफॉर्म होता तो राइट। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आपको हमेशा ये फाइंड करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा समझ लीजिए। कुछ भी गिवन होगा यहाँ पे, उसमें से कोई एक पोर्शन को रिमूव कर दिया, तो अभी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। क्लियर है, ड्रॉ कर लो इसको, देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। So second disk में क्या, what did you write inside that in red? कैविटी। Okay, sir. और ये 3D ऑब्जेक्ट्स का भी आएगा क्या ये क्या है, कैविटी है सर? यस। सर ये 3D ऑब्जेक्ट्स का भी आएगा क्या? चांसेस कम है, आ सकता है बट चांसेस बहुत रेयर होते हैं। सर यहाँ पे कैविटी आपने सर्कुलर कंसिडर किया ना, ये वाले पार्ट में? यस, कुछ भी हो सकता है। ओके सर।
ये कैविटी का जो शेप है वो कैसा भी हो सकता है, राइट? सर फिक्स शेप Yes, ही sir. होगा, रेगुलर नहीं होगा ना? मतलब इरेग्युलर नहीं होगा, रेगुलर शेप होना चाहिए, वरना फिर फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। क्या होगा? रेगुलर हो, मतलब या तो रेक्टेंगल हो सकता है, या स्क्वायर हो सकता है, या सर्कल हो सकता है। अगर डिस्क है तो ऐसे ही शेप आएंगे। 3D में भी हो सकता है, बट उसके चांसेस बहुत कम होंगे, बिकॉज 3D में होगा तो उसका फिर जेड कोऑर्डिनेट आएगा, वो भी फाइंड करना पड़ेगा। जेड कोऑर्डिनेट आएगा, वो भी फाइंड करना पड़ेगा। ड्रॉ कर लिया इसको। यस सर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्टिक्स। समझ लीजिए, फर्स्ट क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको पहला काम यही करना है, फर्स्ट लोकेट द सेंटर ऑफ मास, C1 बोल देता हूं मैं इसको, सेंटर ऑफ मास ऑफ होल बॉडी, होल बॉडी विदाउट कैविटी, विदाउट कैविटी। पहले आपको क्या करना है, पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना विदाउट कैविटी। मतलब ये अगर डिस्क है तो इसका फाइंड करना है आपको। सपोज इसका रेडियस मैं R मान लेता हूँ, R अज्यूम कर लिया, तो ये C1 हो जाएगा, इसका सेंटर यहाँ पे है, यूनिफॉर्म होगा तो फाइंड कर लिया विदाउट कैविटी, कैविटी कंसीडर ही नहीं किया, विदाउट कैविटी फाइंड कर लिया। सेकेंड पॉइंट, नाउ लोकेट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास C2 ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। मतलब जिस पोर्शन को आपने रिमूव किया ना, उसका फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। जैसे सपोज ये था, इसका रेडियस R है, ये कैविटी वाला पोर्शन था, इसी को रिमूव किया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया C2, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया C2, और इसका मास भी फाइंड कर लो M1, और इसका मास फाइंड कर लिया M2। M2 क्या है? मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन, जो पोर्शन था जिसको रिमूव किया उसका मास है ये, मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। M2 जो होगा मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन। तो सबसे पहला काम क्या किया, पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लिया विदाउट कैविटी, फाइंड कर लिया। मास M1 होगा, मास ऑफ M1 क्या है? मास ऑफ होल बॉडी, बॉडी विदाउट कैविटी, विदाउट कैविटी, राइट? ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। थर्ड पॉइंट में क्या होगा, अब देखो ये भी फाइंड कर लिया अपन ने, ये भी फाइंड कर लिया, तो 2 पॉइंट है, उसको स्ट्रेट लाइन बना दो। जरूरी नहीं कि ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, मैं हमेशा ऐसे ही ड्रॉ कर लूंगा, एग्जैक्ट ड्रॉ थोड़ी कर रहे हैं अपन। C1 C2, C1 C2, इसका मास क्या है? M1, और इसका मास क्या है? M2। बट आप ये बताओ, ये जो C2 है, इस वाले पोर्शन को तो रिमूव किया है, रिमूव किया है, इसलिए अपन M2 सिर्फ नहीं लिखेंगे, माइनस M2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस M2। जिसको रिमूव किया है उसमें माइनस M2। अगर यहाँ पे एक और कैविटी होती, 2 कैविटी होती, तो मैं C3 भी लिखता और उसका मास लिख देता माइनस M3। माइनस क्यों लिख रहे हैं, नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि वो पोर्शन रिमूव हो चुका, इसलिए माइनस आ रहा है।
इसलिए माइनस आ रहा। इसका कोऑर्डिनेट्स तो C1 को ज्यादा इजी होगा हमेशा, ऑलवेज आप अज्यूम कर लो 0 0, ये ज्यादा इजी। C1 को क्या अज्यूम कर लिया 0 0। इसके कोऑर्डिनेट्स को कुछ अज्यूम कर लीजिए आप, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, राइट। इसके कोऑर्डिनेट्स को आपने अज्यूम कर लिया एक्स वाई, या किसी ने ऐसा अज्यूम कर लिया सर 0 0 अज्यूम नहीं करना है, तो x1 y1 अज्यूम कर लो x1 y1, और इसको आप अज्यूम कर लो x2 y2, x2 y2। बट ज्यादा बेटर है आप 0 0 अज्यूम करें, तो थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। और ये एक्स वाई, तो अभी सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन XCM, पहले होता था M1 x1 प्लस M2 x2, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, माइनस M2 x2 बाय M1 माइनस M2। अगर YCM फाइंड करना है तो M1 y1 माइनस M2 y2 अपॉन M1 माइनस M2। अगर सपोज ZCM होता तो ZCM में भी ऐसे लिखते M1 Z1 माइनस M2 Z2 अपॉन M1 माइनस M2। क्लियर है? क्या करना है एक बार फिर से समझ लीजिए। पहले आपको विदाउट कैविटी सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, और मास भी अज्यूम कर लीजिए M1, वो भी फाइंड कर लीजिए जो भी गिवन होगा सिग्मा इनटू एरिया से। अगर मास गिवन नहीं, सिग्मा इनटू एरिया से फाइंड कर लीजिए। फिर जो पोर्शन को रिमूव किया है उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लीजिए, और उसका मास भी M2 फाइंड कर लीजिए जो भी आएगा। फिर आप जिस पोर्शन को रिमूव कर रहे हैं उसके साथ माइनस लगा देना है, माइनस M2। अब कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लो, ज्यादा इजी है, इसको 0 0 अज्यूम कर लेना, इसका कुछ इसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन XCM M1 x1, अब यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस M2 x2 by M1 माइनस M2। YCM इज M1 y1 माइनस M2 y2 by M1 माइनस Z ZCM इक्वल्स टू M1 Z1 माइनस M2 Z2 by M1 माइनस M2, M1 माइनस, नोट कर लीजिए आप। सर तो माइनस करने से वो वाला पार्ट हट जाता है, यस, लाइक क्योंकि देखो पहले क्या किया, पहले जो अज्यूम किया टोटल अज्यूम किया ना, बट टोटल तो नहीं कंसीडर करना था ना अपने को, अपने को रिमेनिंग पोर्शन का फाइंड करना है। तो मैं पहले टोटल फाइंड कर लेता हूँ, फिर जिसको रिमूव कराया है वो फाइंड कर लेता हूँ, फिर इसमें से इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसमें से इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या ये वाला अपने को दिखेगा, क्या ऐसा दिखेगा ये, राइट? यस इसीलिए वो माइनस कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। Sir, can you show the lower part? Sir, the upper part, please. पहले इसको नोट करने दो, फिर मैं लोअर पार्ट को शो, ठीक है? Can you now show the lower part, please? Sir, is that it, sir? और कुछ है क्या इसमें? किसमें? सर इसमें नहीं, स्टेप्स में। ओके, ये पॉइंट्स की बात कर रहे हो तो? प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स में और भी नहीं नहीं, बस इतने इतने 1 2 3। Sir, point to क्या बोल रहे हो, नहीं नोट किया क्या इसको? So can you show the lower part? Okay, thank you.
कॉपी कर लिया। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले, फिर आगे जाएंगे, ठीक है? सर यस सर तो वो फॉर्मूला ही ऐसा बना हुआ है कि अगर ऐड करेंगे तो हमको सबका मिल जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे यस, तो राइट राइट राइट। वो हमने क्योंकि वो डिराइव नहीं किया था ना, तो नहीं ऐसे नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि वैसे ही बना ना। यस यस। ओके सर, वो एक फोटो भेजा, आप देख लोगे? कहाँ पे भेजा है फोटो? व्हाट्सएप सर अभी गया। हाँ अभी हाँ, तो फिर तक। तुम हाँ पहले किससे सर बोल सर रहे थे? नहीं वो गया नहीं था सर। तो सही आपने स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो पहले वाला रिंग होगा उसका 2r/π सपोज हम ले लेंगे। राइट सेकंड ऊपर वाला रिंग का 2r+dr लेंगे। राइट और तो मतलब जो जो पूरा थिकनेस वाली रिंग होगी उसका उन दोनों y कोऑर्डिनेट्स के बीच में लाई करेगा। राइट राइट। हाँ तो वो उसको लेकिन देखो, हाँ लेकिन डी आर है ना, उसमें टर्म कैसा आ रहा है समझो, उसमें टर्म डी आर का आ रहा है ना टर्म। हाँ यस, ऊपर वाले में। जैसे अगर तुम यहाँ पे आर लिख रहे हो और डी आर लिख रहे हो, तो किसी ने अगर ऐसा लिख दिया ना r+dr, उसको किसी ने ऐसा नहीं लिख दिया कि वो डी आर के इक्वल होगा, तो रॉन्ग नहीं होगा। बिकॉज ये जो थिकनेस तुमको दिख रहा है ना, ये थिकनेस ये ज्यादा थोड़ी है, बहुत ही कम है। ये ऐसा है, डी आर का मतलब टेंडिंग टू 0 है, ऐसा है थिकनेस, यस यस। ऐसा। तो उतने तो पार्ट को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। अच्छा, तो मैं अगर वो जो थिक रिंग है, dr थिकनेस रिंग है, उसका cm को 2r/π डिस्टेंस पे लूं या फिर 2r प्लस 2r/π dr नहीं नहीं, डी डिस्टेंस आर पे? वही तो क्या समझा रहा हूँ फिर, क्या मतलब है समझाने का नहीं उसका? सर, नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि डी dr आर इज वेरी स्मॉल ना, तो यस, dr वी कैन निग्लेक्ट, लाइक सेंटर में आएगा वैसे तो अगर देखेंगे राइट तो। राइट, वही बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, हाँ ये यहाँ पे हाँ सेंटर पे दिखेगा। अब ये बताओ, हाँ ये तुमको इतना गैप थोड़ी है, ये डी आर तो दिख रहा है ऐसा, बट हाँ ये तो समझाने के लिए मैं थोड़ा ऐसा ड्रॉ करता हूँ कि आपको समझ में आए कि हाँ ये यस यस, थिकनेस है। उसका बट भी अगर हाफ। यस, अगर तुम यहाँ से इसको नंबर सिस्टम वाला अगर तुम कंसिडर स्केल लो और फिर डिस्टेंस मेजर करो ना, तो ये तुमको ऐसा दिखेगा, बिल्कुल लग रहा होगा कोइंसाइड हो रहा है ये लाइन, ऐसा दिखेगा। यस सर यस। तो वो बहुत कम होगा, सेंटर पे आएगा तो वो ऐसा लगेगा कि इसी लाइन पे है। तो इसीलिए उतने पार्ट को नेग्लेक्ट करके आप क्या लिखेंगे, 2r/π ही लिखेंगे। क्लियर है? सर तो वो था डिस्टेंस dr था, उसका भी हाफ ले रहे, तो उतना उतना देखना यस नहीं राइट हमको। राइट राइट। ओके थैंक यू सर। सर हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू यार। सर बोलिए। तो हम लोग को जो सीएम है पोर्शन पूरे जो रिमेनिंग पोर्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा ना? यस यस राइट, शिफ्ट हो जाएगा। वो क्वेश्चन करेंगे ना, समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट लेक्चर में इस पे क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे क्वेश्चन करने दो, फिर थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा कि कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, क्या होगा। होना चाहिए ना शिफ्ट, ऑब्वियस है ना। कि अगर तुम ये बताओ, अभी देखो पहले अगर ये कैविटी नहीं होता, इसका सेंटर यहाँ पे लाई करता, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता, ये कैविटी बना दिया, मतलब अभी अब इस हाफ पोर्शन को देखो, इस हाफ को देखो, इस साइड मास ज्यादा है, इस साइड मास कम है, राइट? तो अभी सेंटर ऑफ मास इस साइड होना चाहिए, जिस साइड मास ज्यादा होगा उस साइड होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास जो है इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कैसे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है?